हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र पांडे और स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल उत्कृष्ट एकेडमी में। आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर के आए हैं सेट नंबर 3 यानी कि जो आपका पेड कार्यक्रम चल रहा है उसके तहत सॉल्यूशन तीसरे PDF का और वीडियो संख्या 4। चर्चा करेंगे 10 क्वेश्चंस की जो कल आपको दिया गया था। और इससे पहले मैं बात कर लूँ, कल वाले वीडियो के विषय में आप लोगों ने अच्छा प्रयास किया है और लगभग सबके कमेंट सही हैं। जो भी क्वेश्चन पूछा गया था उन सब के जवाब, चाहे वो VF स्किनर से जुड़ा हुआ अभिक्रमित अन्वेषण पूछा गया था या स्टेनले हॉल के संदर्भ में उनकी परिभाषा पूछी गई थी, संघर्ष तनाव तूफान की अवस्था पूछी गई थी, या स्टेनले हॉल की पुस्तक का नाम पूछा गया था। इन सभी संदर्भों में आप लोगों के जवाब बिल्कुल सही है। आप सीखते रहें और साथ ही साथ हमें ये भी बताते रहें कि हमारी ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है, जिसके लिए आपने पेड किया है, आपने एक अमाउंट दिया है, वह अमाउंट आपके लिए सार्थक साबित हो रहा है अथवा नहीं, इस विषय में भी बताते रहें। चलिए बढ़ते हैं और आज का लेंगे पहला क्वेश्चन। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो पिछले ही PDF से जुड़ा हुआ है। पहला क्वेश्चन होगा, कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का जवाब मैं नहीं दूंगा, जानबूझ करके इसको आपके इस PDF में सम्मिलित किया गया है, क्योंकि इसके पहले वाले PDF में भी इस क्वेश्चन को रखा गया था। इसका जवाब जो है वो आपको कमेंट करके बताना है। सबसे पहले जैसे आप वीडियो को देखेंगे ये प्रश्न आपको मिल जाएगा और आपको ऐसे करना है, क्वेश्चन संख्या 1 का कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने लोग पिछले वाले वीडियो से चीज़ों को सीख रहे हैं। देखिए, वीडियो देखने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको देख लीजिए और उसको ख़त्म कर दीजिए। उसको नोट कीजिए, उसे जो तथ्य आपको बताए गए उससे जुड़े हुए उसको आप याद कीजिए, जिससे आप उसको यूटिलाइज कर सके, एग्ज़ाम में उसका उपयोग कर सके। बेहतर यही होता है कि सीखी गई चीज़ों को हम परीक्षा के दौरान उसका उपयोग कर सके। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब कि हमारा जो अधिगम है उसका स्थानांतरण नहीं हो रहा है। आगे हम चर्चा करेंगे कभी अधिगम स्थानांतरण की, लेकिन ध्यान दीजिए आज जो अधिगम कर रहे हैं यह सार्थक तब होगा जब आप परीक्षा में इसको यूटिलाइज कर सकेंगे। उसके लिए आवश्यक ये है कि आप ऐसे प्रैक्टिस सेट को निरंतर करते रहें। केवल मेरे द्वारा दिए गए 10 क्वेश्चन ही आपके लिए सफिशिएंट नहीं होंगे। ये तो मात्र केवल एक हम कह लें कि एक रूपरेखा है जिससे आपके परीक्षा की विषय वस्तु क्लियर होगी। सीटेट के लिए महत्वपूर्ण होता है कि आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। जहाँ कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होगी वो हमारे यूट्यूब चैनल पर कॉन्सेप्ट दिया गया है, वहाँ से आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। बाकी आप प्रैक्टिस सेट करते रहें, अपने अंदर चिंतन शक्ति का विकास करें और निश्चित रूप से आने वाले सीटेट में आपको सफलता मिलेगी। आज का जो दूसरा प्रश्न है उसमें लिखा गया है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम होता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, हमेशा याद रखिएगा कि ये आपका टॉपिक है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है। पूछा जाता है कि बालक के विकास को, क्या पूछा जाता है कि बालक के विकास को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो देखिए, बालक के विकास को कौन सा कारक प्रभावित करता है? कभी कभी विकल्प मिलता है कि केवल जो है हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम, कभी कभी मिलता है आपको केवल एनवायरनमेंट, कभी मिलता है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट ये दोनों प्रभावित करते हैं, और कभी आपको मिलता है नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगर ऐसा विकल्प मिल जाता है तो हमेशा याद रखिएगा जो बालक का विकास है वो किससे चलता है? बालक का विकास जो है वो हमेशा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से ही चलता है, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण की जो इन दोनों की जो अंतःक्रिया होती है उसी का परिणाम होता है कि एक बालक में विकास की प्रक्रिया चलती है। आज के प्रश्न पे गौर करते हैं। अब जो प्रश्न दिया गया है उसमें लिखा गया है कि मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ चुके होंगे कि मानव विकास जो है वो किन दोनों का परिणाम है। ये मैं आपको थोड़ा सा मैंने केवल एक हिंट दिया है और हिंट के बाद इसका जवाब भी आपको कमेंट करने के लिए छोड़े जा रहा हूँ। क्वेश्चन संख्या 2 का आप जो है आंसर लिखेंगे कि दूसरे में से कौन सा सही होगा। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि मानव जो विकास होता है वो हेरिडिटी और जो एनवायरनमेंट होता है इन दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ठीक है, यानी कि ना तो केवल वंशानुक्रम से बालक का विकास हो जाता है और ना ही केवल वातावरण से विकास हो जाता है। थोड़े से और फैक्ट चर्चा करूंगा। जैसे अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कोई ये बताए कि हेरिडिटी क्या होती है, तो हेरिडिटी का मतलब है कि हमें अपने पूर्वज, दो चीज़ें क्या क्या हमें नोट करना है। एक तो हमें नोट करना है कि हमें अपने पूर्वज और उसके साथ साथ हमारे जो माता पिता हैं इनसे जो संतानों में गुणों का हस्तांतरण होता है उसी को क्या कहते हैं? हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम कहते हैं। ये आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं कि वंशानुक्रम का मतलब होता है कि माता पिता से उनकी संतानों में होने वाले गुणों का हस्तांतरण। या आप ये भी कह सकते हैं कि वंशानुक्रम वह चीज़ें हैं, वह विशेषताएं हैं जो जन्म के साथ हमें प्राप्त होती हैं। जब हमारा जन्म हुआ तो उस दौरान जो चीज़ें हमारे पास थी वो समस्त प्रकार की चीज़ें क्या हैं? वंशानुक्रम की देन है। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं अक्सर चर्चा करता हूँ क्योंकि बहुत छोटा सा बिंदु है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो वंश परंपरा होती है
ये जो वंश परंपरा होती है इसके मुख्य वाहक कौन होते हैं। देखिए प्रत्येक टॉपिक में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, ये हम कह लें कुछ की क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो वंश परंपरा मैं बता रहा हूँ, ये हमेशा जब भी मैं हेरिडिटी की चर्चा करता हूँ आपको ज़रूर बताता हूँ, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। वंश परंपरा के मुख्य वाहक पूछा जाता है आपसे कि इस परंपरा के मुख्य वाहक जो हैं वो कौन होते हैं। वाहक का मतलब बेटा कि जैसे मैंने कहा कि पूर्वज से या हमारे जो माता पिता उनसे जो संतानों में गुणों को पहुंचाते हैं, वास्तव में उन्हीं को क्या कहते हैं, वाहक कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वंश परंपरा के मुख्य वाहक कौन होते हैं। तो आपका सही जवाब क्या होगा कि ये जो वंश परंपरा होती है इसके मुख्य वाहक जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंग्रेजी में जीन कहा जाता है, हिंदी में उनको पितृक कहा जाता है। क्या कहते हैं, पितृक कहते हैं। तो वंश परंपरा के मुख्य वाहक कौन होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, जीन या पितृक होते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और चीज़ मैं बताऊंगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, अगर गुणसूत्र के संदर्भ में बात किया जाए तो देखिए मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। कितनी होती है, 46। अगर जोड़े में पूछ लिया जाए कि जोड़े में कितने होते हैं तब आप कहेंगे 23 होते हैं, 23 जोड़े पाए जाते हैं। अगर केवल गुणसूत्र पूछा जाए तो 46 होते हैं। आगे आप देखेंगे कि कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि महिलाओं में यक्स एक्स पाया जाता है तो पुरुष में क्या पाया जाएगा। तो यहाँ भी ये भी देख लीजिए, एक जो फीमेल जेंडर होता है, अगर फीमेल जेंडर की बात की जाए तो फीमेल जेंडर में यक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर मेल जेंडर की बात कर ली जाए तो मेल जेंडर में यक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये बताओ बेटा कि जो लिंग निर्धारण है, यानी कि जिनकी वजह से लिंग का निर्धारण होता है, मेल या फीमेल बनते हैं, तो इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमेशा लिंग निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार होता है, मेल जेंडर यानी कि पुरुष जिम्मेदार होता है। इतने सारे तथ्यों को आप याद रखिएगा और साथ ही साथ आप ये कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, क्योंकि इस पिछली पीडीएफ में इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के विषय में मैंने डीपली आपको थोड़ी बहुत जानकारी देने का प्रयास किया। इसको समझते हुए आपको ये बताना है कि मानव विकास जो है वो किन दोनों का परिणाम होता है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। अगर किसी का जवाब गलत आता है तो अगले वीडियो में उसको मैं स्पष्ट कर दूंगा। ये इसलिए आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी चिंतन शक्ति बढ़ेगी, आप उसको लेकर सोच विचार करेंगे, तथ्यों को पढ़ेंगे, उससे कंक्लूजन आप निकालेंगे। ठीक है, ये आप करेंगे। इसके साथ साथ मान लीजिए यहाँ से समझ नहीं आता है तो इसका उत्तर ढूंढने के लिए आप अन्य किताबों का, अन्य तथ्यों का सहारा लेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक चीज़ ढूंढने के चक्कर में कई सारी जानकारियों को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए मैं केवल स्पष्टीकरण दे रहा हूं, ऑप्शन आप ही को फिल करना होगा कि इसका सही जवाब कौन सा होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा किसी एक के कमेंट को देख करके अन्य लोग भी कमेंट मत कीजिएगा। ठीक है, ये आपकी विश्वसनीयता है और उसके ऊपर हमने विश्वास किया, ये आपके लिए बेहतर है। आप कॉपी करेंगे, गूगल करेंगे या कहीं नोट से चेक करेंगे, नोटबुक से देख लेंगे, तो ये इसके आपका नुकसान है, मेरा उसमें कोई हार्म नहीं है। ठीक है, तो ये इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सही जवाब दीजिएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है, यानी कि इंटेलिजेंस से, बुद्धि से जुड़ा हुआ टॉपिक है ये क्वेश्चन है। और पूछा कि कौन सा बुद्धिमान बच्चा का लक्षण नहीं है, यानी कि यहाँ भी आपको क्या ध्यान देना, ये नहीं वाले शब्द पर ध्यान देना। 4 विकल्प दिए गए हैं, उन 4 विकल्पों में से 3 ऐसे हैं जो बुद्धिमान बालकों के लक्षण हैं, कोई एक होगा जो बुद्धिमान बालक का लक्षण नहीं होगा। चलिए चर्चा करते हैं, देखते हैं कौन से 4 विकल्प हैं। 4 विकल्पों को एक साथ कर लेते हैं, छोटा सा पीडीएफ कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से पहला विकल्प ये है कि वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रखने की क्षमता रखता है। दूसरा है वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने का क्षमता रखता है। वह जो मूर्त रूप से सोचता रहता है और वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेता है। तो इस संदर्भ में समझिए कि कह रहा है कि बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है। तो देखिए जो बुद्धिमान बच्चे ना, यहाँ जो देखिए वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रखने की क्षमता रखता है। यहाँ एक शब्द मिस हो गया है, याद कर लीजिएगा। क्या, याद। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी याद रखने की क्षमता रखता है, ऐसे पूरा आपका स्टेटमेंट होगा। फिर दूसरा, वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता, ये तो बुद्धिमान बालक के लक्षण नहीं है। वह जो मूर्त रूप से सोचता है, तो बालक ऐसे भी हैं जो मूर्त रूप से सोचते हैं। क्यों? क्योंकि मैं बताऊं आपको कि थॉर्नडाइक महोदय ने जो बुद्धि बताई, तो थॉर्नडाइक महोदय ने कहा, थॉर्नडाइक इनके विषय में आप लोग जानते होंगे, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, अधिगम में प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। इन्होंने बुद्धि को 3 प्रकार का बताया। कितना बताया? इन्होंने बताया कि बुद्धि 3 प्रकार की होती। कौन कौन सी? एक को इन्होंने कहा कि मूर्त बुद्धि होती है, मूर्त बुद्धि या स्थूल बुद्धि कह लें, या इसी को कहीं कभी कभी आप देखेंगे कहा जाता है यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने कहा एक सामाजिक बुद्धि होती है। कौन सी बुद्धि होती है? सामाजिक बुद्धि होती है। और तीसरा इन्होंने कहा कि अमूर्त बुद्धि होती है। तो बेटा देखो जो लिखा गया है कि वह जो
प्रवाहपूर्ण उचित तरीके से संप्रेषण करता है। तीसरा वह जो मूर्त रूप से सोचता है। तो अगर देखें तो थॉर्नडाइक ने जो बालक मूर्त रूप से यानी कि जो प्रत्यक्ष रूप से सोचता है वस्तुओं के संदर्भ में, वो भी क्या है, वो भी बुद्धिमान, यानी कि ऐसे बालकों में भी बुद्धि पाई जा सकती है। तो इसका मतलब कि आपका ये वाला विकल्प भी सही होगा कि जो दूसरा बी वाला सी वाला लिखा गया ये बुद्धिमान बालकों के लक्षण हैं। चौथा देखिए, वह जो नए परिवेश में स्वयं समायोजित हो सकता है। तो यह भी बुद्धिमान बालकों के लक्षण है, क्योंकि बुद्धि के डेफिनेशन में आप पढ़ते हैं कि बुद्धि से मेरा तात्पर्य उन जन्मजात क्षमताओं से जो बालक का अपने वातावरण के साथ समायोजित होने में सहायता करता है। यानी कि जिस अनुपात में हम वातावरण के साथ समायोजित होते हैं उसी अनुपात में हमारे अंदर बुद्धि पाई जाती है। तो इसका मतलब ये तीन जो लिखा बी, सी और डी, ये तीनों बुद्धिमान बालकों की विशेषताएं हैं। अब चौथा जो ये बुद्धिमान बालक की विशेषता नहीं है, लेकिन आपके क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। अब पूछिए कि बताइए कि कोई बालक है जो लंबे निबंध को बहुत जल्दी याद कर लेता है ना, तो जल्दी याद कर लेता है, तो क्या वो बुद्धिमान नहीं है? तो देखो बेटा कि किसी चीज को याद करने यानी कि रटने की जो बात है, ठीक है, लंबे निबंध को याद करने की जो क्षमता है वो बुद्धिमान बालकों की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बुद्धिमान बालक जो उसको ये रटते नहीं, उसका निर्माण कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि आप जो है अपने देश पर, हमारा देश, इस टॉपिक पे ऐसे लिखिए, तो बेटा इस टॉपिक के अंतर्गत आप रटी रटाई चीजों को नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि आप बुद्धिमान बालक हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने देश के विषय में जानते हैं। आपसे कहा जाए कि अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स पे ऐसे लिखिए, तो पेरेंट्स के ऐसे लिखने का मतलब कि आप तुरंत थिंक कर सकते, सोच सकते हैं कि मेरे पेरेंट्स के अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो याद रखता है वो याद रखने वाला बुद्धिमान नहीं होता है कि वो चीजों को याद रखता है। बुद्धिमान हुआ होता है जो परिस्थितियों के अनुसार यूटिलाइज कर ले चीजों को, है ना, कि तथ्यों को प्रस्तुत कर ले जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम और अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका विकल्प देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग इसको ध्यान समझिएगा। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। देखिए समाज नहीं, ये समझ होना चाहिए, यहाँ पर स्टेटमेंट को सही कर लीजिएगा, ये टाइपिंग एरर है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, तो जहां भी ये आ जाता ना कि अपनी समझ का निर्माण करना, क्या आएगा? अपनी समझ का निर्माण करना, अपनी क्षमता का निर्माण करना, तो तुरंत आप क्या समझेंगे? उसके लिए पियाजे को समझ लीजिए। किसको? पियाजे को। पियाजे का है क्या? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है। अच्छा, एक चीज आप लोगों के समझ में आ जाएगी कि पिछले 3 पीडीएफ में हमने तीनों पीडीएफ में जीन पियाजे की बात की है। गौर कीजिएगा, तीनों पीडीएफ में जीन पियाजे की बात की है। क्यों किया है इस विषय में सोचेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि हम जीन पियाजे की चर्चा प्रत्येक पीडीएफ में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जीन पियाजे परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, और जीन पियाजे से सीटेट में 2 प्रश्न तो न्यूनतम आते हैं। कितने? न्यूनतम 2 प्रश्न आपको मिल जाते हैं, इसलिए प्रत्येक पीडीएफ में हम जीन पियाजे की चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है कि दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं, यानी कि अपनी जानकारियों को निर्माण स्वयं करते हैं, तो ये पियाजे ने बालकों के संदर्भ में कहा है। अब बाकी जो मनोवैज्ञानिक दिए गए उनके संदर्भ में मैं चर्चा कर लूं तो देखिए जो पावलाव दिए गए हैं, तो पावलाव क्या थे? पावलाव जो है ये जीव वैज्ञानिक पहले थे। क्या थे? जीव वैज्ञानिक थे, और जीव वैज्ञानिक होते हुए इन्होंने क्या किया था? पावलाव ने जीवों की पाचन दैहिकी पे काम किया था। किस पे काम किया था? पाचन दैहिकी पर काम किया था। इसका मतलब इन्होंने काम किया था कि जीवों में पाचन की प्रक्रिया कैसे चलती है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया, यूपी टेट में पूछा जाएगा कि पावलाव ने प्रयोग किस पर किया, तो पावलाव का जो प्रयोग था वो किस पे था? कुत्ते पे था। अब ये मत कमेंट करके पूछिएगा सब पावलाव कुत्ते का क्या नाम था, ठीक है, पावलाव के कुत्ते का नाम नहीं पता है। तो पावलाव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था, और क्या? पाचन दैहिकी पर, क्योंकि ये पहले जीव वैज्ञानिक थे। कौन? पावलाव। जीव वैज्ञानिक रहते हुए ही इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको? जो आपके पावलाव हैं, इन पावलाव को नोबेल पुरस्कार प्राप्त है। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अधिगम के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? तो अधिगम के क्षेत्र का अगर नोबेल पुरस्कार कहा जाए बेटा तो वो वीएफ स्किनर को दिया गया है। लेकिन जो पावलाव को नोबेल पुरस्कार दिया गया वह नोबेल पुरस्कार इनके जीवों पर पाचन दैहिकी पे जो काम किया था इन्होंने उसके लिए दिया गया था। यानी कि इनको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो जीव विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है, तो ये पावलाव हो गए। इसके साथ साथ पावलाव का अधिगम का सिद्धांत भी है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। क्या कहते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, या कभी कभी उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत। और यूपी में तो 2 बार पूछा गया है, एक बार प्राचीन अनुबंधन पूछा गया था, एक बार नैमित्तिक अनुबंधन पूछा गया था। तो नैमित्तिक अनुबंधन की चर्चा कल हमने कर ली थी और प्राचीन अनुबंधन आज हम बता दे रहे हैं कि किसका है, इवान पी पावलोव का है। अब आगे बढ़ते हैं और जो इसमें तीसरा विकल्प दिया गया है यानी कि कोहलवर्ग की बात करते हैं, तो लॉरेंस कोहलवर्ग जो है ना बेटा, ये नैतिक विकास के लिए चर्चित है। किसके लिए? नैतिक विकास के लिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नैतिक विकास के संदर्भ में किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो नैतिक विकास के संदर्भ में लॉरेंस कोहलवर्ग, इनका पूरा जो नाम है ये लॉरेंस कोहलवर्ग है। क्या है? लॉरेंस कोहलवर्ग है। और यहां भी नोट कर लीजिएगा, सीटेट में इनसे जुड़ा हुआ भी एक प्रश्न श्योरली आता है। जितनी भी सीटेट के एग्जाम्स देखेंगे, लॉरेंस कोहलवर्ग के सिद्धांत नैतिक विकास से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आपका आ जाता है। और अधिक चर्चा करूंगा मैं लॉरेंस कोहलवर्ग के विषय में, तो आप देखिए कोहलवर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं। कितने? 3 स्तर और 7 सोपान बताए हैं। ये आप याद रखिएगा कि लॉरेंस कोहलवर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर और 7 सोपान बताएं। अगर आपको इनके सिद्धांत को पढ़ना है लॉरेंस कोहलवर्ग का, तो इसके लिए आप हमारे चैनल का जो पीडीएफ जो चैनल है, चैनल पर जो प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर के आप इसको देख सकते हैं, लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत को। ठीक है, अब आज चर्चा करते हैं जो चौथा विकल्प दिया गया है स्किनर का। तो स्किनर के संदर्भ में हम लोग कई चर्चा कर चुके हैं, पिछली क्लास में भी चर्चा किया, आज भी चर्चा करें। स्किनर जो है बेसिकली अमेरिका के रहने वाले थे। क्या थे? अमेरिका के रहने वाले थे। और आज हमने आपको एक नई जानकारी इनके विषय में दी है कि इनको अधिगम के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। साथ ही साथ कल हमने जो क्वेश्चन पूछा था स्किनर से जुड़ा हुआ, वो ये था कि अभिक्रमित अन्वेषण के जनक कौन है। तो अभिक्रमित अन्वेषण के जनक कौन है? स्किनर है। और इनका जो अभिक्रमित अन्वेषण है वो किस प्रकार का? रेखीय अभिक्रमित अन्वेषण है। कैसा है? रेखीय, यानी कि लीनियर उसको हम कहते हैं। ठीक है, लीनियर रेखीय अभिक्रमित अन्वेषण, इसके जनक कौन है? स्किनर है। बाकी और भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है स्किनर से जुड़ा हुआ, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान आप कर सकते, चाहें तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अन्यथा के स्थिति में संस्थान का जो व्हाट्सएप नंबर है वहां भी आप लोग अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हैं। ठीक है, फिलहाल ये जो क्वेश्चन लिखा गया कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं, ये पियाजे का स्टेटमेंट है, यानी कि ए वाला विकल्प इस संदर्भ में आपका सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि परिवार एक साधन है। तो परिवार का मतलब माता पिता और जो अन्य लोग हैं उनके विषय में पूछा कि किस प्रकार का साधन है, कौन सी शिक्षा का। एक तो कह रहे हैं कि औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा का, दूसरा कह रहे हैं कि औपचारिक शिक्षा का, और तीसरा कह रहे हैं कि दूरस्थ शिक्षा का, और चौथा कह रहे हैं आपके कि जो है गैर अनौपचारिक शिक्षा का। तो देखिए अगर इस संदर्भ में पूछा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें आप देखेंगे कि यह अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। क्या? परिवार जो है वो अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ये अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है। तो बेटा देखो, अनौपचारिक शिक्षा का मतलब होता है कि जहां पर किसी प्रकार की कोई चीज निश्चित नहीं होती है, उसको अपन क्या बोलेंगे? अनौपचारिक शिक्षा बोलेंगे। ठीक है, अगर ऐसा कुछ मिलता है तो कहेंगे यह अनौपचारिक शिक्षा का केंद्र होगा। औपचारिक शिक्षा दूसरा देखिए, औपचारिक शिक्षा का मतलब है कि जहां पर सारी चीजें नियत होती हैं। नियत होने का मतलब जैसे शिक्षण संस्थान, कहाँ आप पढ़ेंगे ये नियत है, किससे पढ़ेंगे ये नियत है, कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ेंगे ये नियत है। मतलब नियत का मतलब कि पहले से निर्धारित है। इसके साथ साथ आप ये पढ़ेंगे कि आप जो पढ़ रहे हैं उसका एग्जाम होगा, ये भी डिसाइड है पहले से। एग्जाम के बाद आपको क्वालिफिकेशन का, यानी कि आपके क्वालिफाई करने का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ये औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। फिलहाल जो परिवार है वो अनौपचारिक शिक्षा का केंद्र या साधन होता है। ठीक है, और सामाजिकता की पहला अभिकरण भी होता है। अगर क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं और बता दूं इससे जुड़ा हुआ, अगर आपसे पूछा जाए कि बालकों में सामाजिकरण का पहला अभिकरण क्या होता है, तो देखिए जो सामाजिकरण होता है, यानी कि हमारे अंदर जो सामाजिकता की प्रक्रिया चलती है उसके क्या होते हैं? अभिकरण होते हैं, यानी कि उपकरण होते हैं जिनकी सहायता से ये सामाजिकरण की प्रक्रिया चलती है। तो देखिए अभिकरण अगर पूछा जाए तो परिवार जो है सामाजिकरण का पहला अभिकरण है। परिवार क्या है? सामाजिकरण का पहला अभिकरण है। ये सीटेट की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सामाजिकरण का पहला अभिकरण क्या है निम्न में से? परिवार, दूसरा देगा कि पड़ोस, तीसरा देगा विद्यालय, चौथा देगा कि ये सभी। तो पहला जो अभिकरण होगा वो कौन होगा? परिवार होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आज के क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा, यानी कि अवधारणाएं। और पहले ये समझिए कि अवधारणा क्या होती है। अवधारणा का मतलब बेटा अंग्रेजी में इसको कॉन्सेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब आप सोचोगे कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे किसी का हमारे अंदर प्रत्यय बन जाता है। क्या बन जाता है?
प्रत्यय बन जाता है, जो हमारी विचारधारा किसी को लेकर बन जाती है, मस्तिष्क में जो रूपरेखा किसी चीज की बन जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि जो कॉन्सेप्ट बालकों में बनते हैं वो निम्न में से किसके विकास का उदाहरण है। देखिए इस संदर्भ में जो आप देखेंगे तो शारीरिक विकास से विकल्प, दूसरा सामाजिक, तीसरा संवेगात्मक, तो ये तीनों जुड़ा हुआ नहीं। देखिए सीधी सी बात है, जो कॉन्सेप्ट की बात की जाती है वो कॉन्सेप्ट किससे जुड़ा होता है, बौद्धिक विकास से। ठीक है, किससे जुड़ा होता है, तो आपका सही जवाब होगा कि बालकों में जो अवधारणाओं का विकास होता है वो बौद्धिक विकास से जुड़ा होता है। ऐसे ही आप एक पॉइंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, अपने नोटबुक में एक पॉइंट बनाएंगे और लिखेंगे ऐसे कि अवधारणाओं का विकास बौद्धिक विकास से जुड़ा होता है, ये अवधारणाओं का निर्माण बौद्धिक विकास के परिणाम स्वरूप होता है। ठीक है, ये आपका बिंदु होगा इस वाले क्वेश्चन से। अब मैं यहां से आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको कमेंट करके बताना है, ये बताना है कि बौद्धिक विकास की, क्वेश्चन सुनिए, बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं का, बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं का उल्लेख किस मनोवैज्ञानिक ने किया है। ठीक है, क्वेश्चन है कि बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं का उल्लेख किस मनोवैज्ञानिक ने किया है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आप लोग जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का कि बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं का जो है वो अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किया, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न कक्षाओं में खेल शिक्षण की खेल विधि आधारित किस पर है। क्वेश्चन क्या है आपका कि निम्न छोटी कक्षाएं जो हैं उनमें, छोटी कक्षाओं का मतलब कि जो प्राइमरी लेवल की होती है 1 to 5 होती है, उनमें जो खेल शिक्षण किया जाता है, शिक्षण विधि, जो खेल विधि का प्रयोग किया जाता है शिक्षण के लिए, उसका मुख्य आधार क्या है। तो अगर इस प्रश्न का आप जवाब देखेंगे तो पहला विकल्प क्या, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, यानी कि जो फिजिकल डेवलपमेंट है, फिजिकल एजुकेशन है, उसके जो जनरल प्रिंसिपल है उस पर आधारित करके खेल विधि का शिक्षण किया जाता है। दूसरा है आपका बी वाला कि शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर। तीसरा है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, और चौथा है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। तो अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो जो आपका सही जवाब होगा बेटा वो होगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ठीक है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, क्योंकि ये सिद्धांत हमें बताते हैं कि बालकों में विकास की प्रक्रिया कैसे चलती है और उसको और ज्यादा पोषित हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी चर्चा मैं कर दूं अपना जो खेल विधि है, वास्तव में क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि बेटा ये जो खेल विधि है शिक्षण की, इसके प्रतिपादक कौन है। ठीक है, पूछा जाता है कि खेल विधि के प्रतिपादक कौन है, तो आप लिखेंगे कार्डवेल कुक। क्या लिखेंगे, कार्डवेल कुक। पूरा नाम अगर देखना चाहेंगे तो लिखेंगे हेनरी कार्डवेल कुक। कुल को खेल विधि का जनक माना जाता है और कुक की इसी खेल विधि पे आधारित करके बहुत सारी विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं किंडरगार्टन जो है वो फ्रॉबेल की है, ये बात सही है, लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि फ्रॉबेल जो खेल विधि के जनक हैं। तो मैं स्पष्ट कर दूं, फ्रॉबेल खेल विधि के नहीं, फ्रॉबेल किंडरगार्टन के हैं, और जो खेल विधि इसके जनक कौन है, कार्डवेल कुक हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं, ये क्वेश्चन किसके संदर्भ में पूछा गया, सीटेट के संदर्भ में पूछा गया है। कहाँ पूछा गया है, सीटेट के संदर्भ में पूछा गया है। ठीक है, तो जो सीटेट के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि दल या समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो यहां आपको पता चलेगा कि ये जो खेलने की अवस्था है ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं आपकी होगी। ये जो खेलने की अवस्था है ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं होगी, ये उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता होती। कहाँ की, उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता होती। क्या होती है, उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता जो है वो कहाँ होती है, ये आपके देखा जाएगा खेलने की अवस्था। इसलिए यहाँ पूर्व की पूछे गया तो हम कहेंगे कि खेलने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं होती। ये विशेषता कहाँ की है, उत्तर बाल्यावस्था की है। अब आगे बढ़ते हैं और लेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को कि बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। यानी कि आप क्लास में टीचिंग कर रहे हैं और टीचिंग के दौरान क्लास में स्टूडेंट्स की रुचि बनी रहे, इसके लिए आप क्या करेंगे। आपसे क्वेश्चन का विकल्प दिया गया, पहला ये कि बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, दूसरा स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, और तीसरा है कि आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, और चौथा है बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। ठीक है,
अब ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। यानी कि आप चाहते हैं कि खेल में या जो भी आप कर रहे हैं उसमें बच्चों की रुचि बनी रहे। तो पहला, बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे, प्रश्न पूछेंगे तो इसमें रुचि नहीं है। दूसरा है स्वयं गतिविधि करेंगे तो बच्चों को बताएंगे। तो देखिए इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा रुचि छात्रों की जागृत नहीं, क्योंकि वो आपको फॉलो करते। सबसे ज़्यादा मजा कब आता है ये समझिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सार्थक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मजा आता है हमें आपको करने में, वो जो हम स्वतंत्र भाव से करते हैं। ईमानदारी से बताइएगा, बिल्कुल चीटिंग नहीं। जब हम कोई काम स्वतंत्र रूप से करते हैं तभी असली मजा आता है ना। जब कोई हमारे ऊपर प्रेशर करता है कि नहीं इसको ऐसे कीजिए, तब हमें कोई आनंद नहीं आता। देखिए अगर बच्चों से आप प्रश्न पूछने के लिए कहेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे दबाव में आएंगे, इसलिए उनकी रुचि नहीं जागृत होगी। फिर स्वयं गतिविधि करेंगे तो बच्चों, तो आपकी गतिविधि को देखकर बच्चे करेंगे ना, तब भी उनको उतना मजा नहीं आएगा। फिर देखिए आप गतिविधि में बच्चों को शामिल, भाई हम कर रहे हैं आओ तुम भी, पता चले कि मैं जो है खेत की गुड़ाई कर रहा हूँ आपसे, आप भी आ जाइए, बच्चे आ जाए, तो इससे बच्चे को थोड़ी ना इंटरेस्ट आएगा। जब बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए कहेंगे कि जाओ बेटा खेलो, तो कोई जाकर कबड्डी खेलेगा, कोई जो है भाग दौड़ का खेल खेलेगा, कोई खो खो खेलेगा, कोई जो है जितने प्रकार के खेल जिसको आते हैं, प्रत्येक बालक अपने अपने ढंग से उसको प्रयोग में लाएगा। तो बच्चों को स्वयं की गतिविधि करने के लिए आपको स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। ये अपने क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जो मूल्यांकन है यानी कि मूल्य का अंकन, क्या है, मूल्य का अंकन। आप पढ़ेंगे तो दो चीजें आपको मिलेंगी, एक तो मापन मिलेगा, दूसरा मूल्यांकन मिलेगा। तो मूल्य का अंकन का मतलब कि कोई गतिविधि जो की गई है उसकी वैल्यू निर्धारित की जाए। कि मान लीजिए कि हम जो है सीटेट में तैयारी करें, किसके लिए, सीटेट में हमारी जो चल रही है तैयारी, वो 150 अंक का क्वेश्चन पेपर होगा, इसकी तैयारी कर रहे हैं और हमें एग्जाम में कितना मिलता है, 120 मिलता है। तो अब हम क्या सोचेंगे कि भाई हमने तैयारी की थी 150 के लिए, पढ़ाई की 150 के लिए, लेकिन हमें मिला कितना, 120। कहाँ कमी रह गई कि 30 अंक हमको कम मिले। जब इस चीज को हम जानने का प्रयास करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, मूल्यांकन। मूल्य का अंकन, अपनी गतिविधियों का अंकन करना। अब पूछा कि मूल्यांकन किया क्यों जाना चाहिए, तो पहला है कि मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, तो जबरदस्ती नहीं पढ़ाना है बच्चे को, ठीक है। हालांकि आजकल बच्चे इसीलिए पढ़ते हैं पर ये वास्तविक ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे जो शिक्षण के उद्देश्य होते हैं, तो बीएस ब्लूम ने बताया कि शिक्षण के उद्देश्य बेटा 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक को कहते हैं ज्ञानात्मक, जहां जानकारी देने का प्रयास करते हैं, दूसरे को कहते हैं भावात्मक, और तीसरे को कहते हैं क्रियात्मक या कौशलात्मक। तो ये बताया गया कि हम फाइनली क्या चाहते हैं, फाइनली हम ये चाहते हैं कि बच्चों में क्रियात्मक क्षमता का विकास हो जाए। जब यह क्रियात्मक क्षमता का विकास होगा तो बालक उस गतिविधि को स्वयं करने लगेगा। तो इसलिए हम बच्चों को जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद बी वाला विकल्प क्या है कि इससे बच्चों की उपलब्धि का पता लगाते हैं। बच्चों की उपलब्धि का पता लगाने के लिए मूल्यांकन नहीं करते हैं। मूल्यांकन तो इसलिए करते हैं हम कि ये जाने कि हाँ उसने जो लक्ष्य रखा था उस लक्ष्य को प्राप्त करने में कितना सफल हुआ, असफल हुआ, अगर असफल हुआ तो कमियां कहाँ रह गई। ये जो उपलब्धि है ना, उसको हम लोग शैक्षिक उपलब्धि के रूप में देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, शैक्षिक उपलब्धि के रूप में देख सकते हैं, EQ के रूप में देख सकते हैं, एजुकेशनल क्वोटिएंट के रूप में देख सकते हैं। अब कोई बताएगा कि शैक्षिक उपलब्धि की ज्ञात करने का सूत्र क्या है, आप में से जिसको भी जानकारी वो कमेंट करके बताएगा कि किसी बालक की शैक्षिक उपलब्धि, एजुकेशनल क्वोटिएंट ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं बता पाएंगे तो अगली वीडियो में हम इसका सोल्यूशन आपको बता देंगे। फिलहाल बात करते हैं सी वाले विकल्प की, और सी वाला विकल्प कह रहा है कि बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, ठीक है। और चौथा है कि शिक्षकों की उपलब्धि का पता चलता है। तो उपलब्धि का पता नहीं चलता है आपके मूल्यांकन से, मेरी उपलब्धि का, ठीक है। होगा कि वास्तव में बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, क्योंकि अभी मैंने कहा कि 3 लेवल पे हम लोग उद्देश्य रख के करते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो इससे जब हम बच्चों को इवैल्यूएशन करते हैं तो उनका एक लेवल हमको पता चल जाता है कि बालक किस लेवल का है, क्या क्या ऑब्जेक्ट हमने रखे थे और कहाँ तक वो सफल हुआ। तो 10 वाले क्वेश्चन का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, सी वाला। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आप सबके लिए हम लाते रहेंगे और चर्चा भी बहुत अधिक करेंगे, अधिक से अधिक करने का प्रयास करेंगे। हमारी ये जानकारियां आपके लिए यूजफुल हो रही हैं, इसको जरूर बताइएगा। संस्थान का नंबर मैं पुनः लिख दे रहा हूँ, 74 588 24 123। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। 24 घंटे आप कभी भी कर सकते हैं, आपकी समस्या का त्वरित निस्तारण करने का पूरा प्रयास किया जाता है, ठीक है। बाकी आपके जानने वाले जो हैं उनको भी सूचित करें कि इस कार्यक्रम से जुड़ें, और न्यूनतम शुल्क बिल्कुल एकदम कम से कम एक दिन का लगभग 12 रुपये शुल्क है
वो आप पे करके आप अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और मैं फिर से बता रहा हूँ कि लिंक को अन्य लोगों से साझा करने का प्रयास ना करें, क्योंकि बार बार गलतियों को माफ नहीं किया जाता है। ठीक है, ये मैं कहते हुए मुस्कुरा भी रहा हूँ, आप समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी गलतियों को बार बार माफ नहीं करूंगा। कई लोगों का मेंशन हो रहा है लगातार, आप लोग उस पर काम कीजिए, अन्यथा बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी। आज की क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग अपने कमेंट बताते रहेंगे कैसा लगा आप सबको आज का ये वीडियो।